हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। 11th के लिए आज हमारा एक नया चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज ये रिलेट करता है थोड़ा 11th के केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री बहुत अच्छी इसमें ठीक ठाक है। और मैं अगर बात करूं इस चैप्टर की तो ये चैप्टर हमारा बेसिक चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि आखिर हमारी सेल का केमिकल कंपोजिशन क्या है। और अगर हम केमिकल कंपोजिशन की समझ जाते हैं चीजों को, तो हम अच्छे से सेल के बारे में, सेल की केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो हमारे इस लेक्चर को अच्छे से देखें और लेक्चर को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। तो 11th बायोमॉलिक्यूल की बात करें तो बायो का मतलब हुआ लिविंग। बायो का मतलब लिविंग और मॉलिक्यूल्स का मतलब तो जानते ही हैं, मॉलिक्यूल है जो एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन मॉलिक्यूल से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है। देखिए, मैं अगर बॉडी की बात करता हूं, मैं टिश्यू की बात करता हूं, मैं सेल की बात करता हूं, तो बात लगभग सी एक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सेल में क्या केमिकल कंपोनेंट है, हम वो जानेंगे। और आज की पहली क्लास, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी चैप्टर की फर्स्ट क्लास हो तो उसको मिस ना करें, बिकॉज उस दिन मैं चैप्टर की समरी को एक्सप्लेन करता हूं, उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करता हूं। तो हमारा जो आज का चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स है, इस बायोमॉलिक्यूल्स की बड़ी अहमियत है। अहमियत इसलिए है क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स नहीं होते तो हमारी सेल नहीं होती, और विदाउट सेल तो ना प्लांट्स है ना कोई भी लाइफ नहीं। तो बायोमॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस यही है कि बायोमॉलिक्यूल्स में वो केमिकल्स जानेंगे, किन केमिकल से आपकी बॉडी बनी है, क्या प्रोटीन किससे बना है, कार्बोहाइड्रेट किससे बना है। ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आगे जाकर के बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं 11th में और 12th में जो इसी से कोरिलेट करेंगे। यहां केमिस्ट्री समझ गए बायोमॉलिक्यूल की, तो आगे भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। एंड टॉपिक मैं आज दूंगा इसके लिए एनालिसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जहां पर हम बायोमॉलिक्यूल्स को एनालिसिस करेंगे कि आखिर बायोमॉलिक्यूल्स कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि एक छोटा सा, बहुत डिफिकल्ट पे ना ले जाकर के एक छोटे से पार्ट पे लेके चलता हूं आपको। पहले छोटे से पार्ट पे लेके चलता हूं कि अगर हम बात कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल की, अगर हम बात कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल की, तो ये एक कॉमन सी चीज है। मैंने आपको जब सेल के कंपोनेंट के बारे में बताया तो वहां पर एक टर्म आपने देखा था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंड अदर जो हमारा प्रोटोप्लाज्म मौजूद था, अदर हमारा प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। तो वहां पर आप देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल वॉल इज अ कंपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल सेल्यूलोज का कंपोजिशन है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड का कंपोजिशन है। प्रोटोप्लाज्म जो बना है, देखिए प्रोटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस आता है, सब जगह तो प्रोटीन मिलेगी। यानी आप देखिए तो यही हमारे बायोमॉलिक्यूल्स है। इसी को हम बायोमॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, धरती पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो इस लेक्चर में बात करेंगे, हम वो बात करेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, सेल वॉल बनी है, सेल मेम्ब्रेन बना है, प्रोटोप्लाज्म बना है, उसका डीएनए, उसका आरएनए बना है, हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे और वही मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स होंगे। तो कैसे एनालिसिस करें कि एक टिश्यू में
कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो चलिए एनालिसिस की बात करते हैं। आ जाइए एनालिसिस पे। तो एनालिसिस पे हम पहुंचेंगे। सबसे पहले हमारा आप एक बायोमॉलिक्यूल का बढ़िया सा पिक्चर, जहां पर आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक प्रोटीन होती है। याद रखिएगा, जिस प्रोटीन को हम बड़ा भारी आइटम समझते हैं कि अरे भाई प्रोटीन है, मिल्क में प्रोटीन होती है, ये वही प्रोटीन्स हैं। ऐसे दिखते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, और हम सोचते हैं कि प्रोटीन तो लिक्विड जैसा है, बट वो क्या है, मॉलिक्यूल है। देखिए कितने एक स्कैटर्ड मॉलिक्यूल दिख रहा है, क्वाइल्ड मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये हमारा प्रोटीन है। चलिए एनालिसिस की बात करें। सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मैंने बताया आपको कि बायोमॉलिक्यूल्स आर केमिकल कंपाउंड, ये केमिकल कंपाउंड है जो पाए जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो पाए जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सेकंड थिंग बात करें, दे इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सी बात है मेरे भाई कि बायोमॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी कोई भी होगा, दो पार्ट में डिवाइड तो ऐसे कर डालिए कि या तो वो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। अगर ऑर्गेनिक होता है तो ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन की मौजूदगी होगी, अगर वो इनऑर्गेनिक है तो सिंपल सी बात है कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक साथ तो नहीं मिलने वाले। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिससे आपके नोट्स भी बनते चले। यही हमारी एकेडमी का एक तरीके से फलसफा है कि भाई हमारे पास नोट्स भी बनते चले और एक्सप्लेनेशन भी होते चले। तो बायोमॉलिक्यूल्स जहां पर हमें डिवाइड किया कि बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी सेल या टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें इंक्लूड करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल को एनालिसिस करना है तो हमें करना क्या, बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप कर सकते हैं लैब में, अपने स्कूल के लैब में। क्या करना है, आपने किसी एनिमल का लीवर ले लेना है। हालांकि ये तो आपके लिए शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन अच्छे स्तर पे एनिमल का जो भी स्लेटेड एनिमल्स हैं उनके लीवर ले लिया, थोड़ा बड़ा पीस ले लिया लीवर का। या नहीं है तो हम शुद्ध शाकाहारी हैं तो हमें करना क्या है कि हमें कोई प्लांट की लीफ ले लेनी है, या हम पपाया ले लें, मतलब एक अच्छा सा टिश्यू मिल जाए हमको प्लांट का। उस टिश्यू को हमको स्लरी बनानी है, उसको पिस्टल एंड मॉर्टल में मिक्स करना है। ओके, जैसे पुराने जमाने में आयुर्वेद दवाएं बनती थी, वैसे आपने पिस्टल मॉर्टल में करना है, कुछ केमिकल ऐड करना है, फिर उसको फिल्टर करके देखना है। और जैसे ही आप फिल्टर करेंगे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगी, बात करते हैं। ये एक पिस्टल मॉर्टल है जहां पर आपने उस टिश्यू को थोड़ा सा ग्राइंड करना है, एंड आफ्टर दैट इसमें कुछ केमिकल्स ऐड करने हैं, और ऐड करने के बाद इसको फिल्टर करना है। क्या होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, ग्राइंड अ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू मतलब कि लिविंग, जिंदा, ये नहीं कि 100 साल पुरानी पड़े हुए टिश्यू को या पेड़ से पत्ती टूटी हुई है, मुरझाई हुई लीव्स है, उसको आप करके पीस रहे हैं, वहां गड़बड़ हो जाएगा सीन। तो लिविंग टिश्यू लेना है, चाहे वो आप लीफ ले लीजिए, वेजिटेबल पीस ले लीजिए, या फिर लीवर, जैसा कि मैंने बताया लीवर लेंगे नहीं आप, क्योंकि लेने से पहले खाई जाएंगे आप उसको फ्राई करके। तो दोनों चीजों में से कोई एक चीज ले ली। और ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, यहाँ पर एक केमिकल कंपाउंड आपके लिए बहुत जरूरी है जिसे हम ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड कह रहे हैं। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड लिया, ये उसका केमिकल फार्मूला है Cl3CCCl3CCOOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एंड गेट अ थिक स्लरी। टिश्यू लिया, मिक्स किया, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड लिया, और मिक्स करने के बाद बना लिए थिक स्लरी। अब ये स्लरी पनीर की स्लरी मत समझिएगा, ये स्लरी टिश्यू की स्लरी तैयार हो गई। चलिए आपने स्लरी बना ली। आफ्टर दैट स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन टू गेट टू फ्रैक्शंस सच एज फिल्ट्रेट। जब आप इसको फिल्टर करेंगे, एक कॉटन क्लॉथ ले लीजिए, चीज क्लॉथ, पनीर का फिल्टर किया था। आप पनीर जैसा ही कार्यक्रम का, ऐसे कैटर्स जो होते हैं पनीर को अलग निकालते हैं, दूध को डाल दिया, निचोड़ दिया पनीर कपड़े के अंदर, और जो मिल्की फ्लूइड था वो बाहर, कुछ ऐसे ही आपने इसको फिल्टर करना है। जब आप फिल्टर करेंगे तो कुछ चीज उस कॉटन क्लॉथ में ही रह जाएगा, सेम एज पनीर को याद रखिए जो पनीर बनाई जाती है, तो कुछ चीज तो क्लॉथ के अंदर ही रह जाएगा और कुछ फिल्टर होकर के बाहर चला गया। जो क्लॉथ के अंदर रह गया उसे आप बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल। दूसरा जो
फिल्टर हो जाएगा उसे आप एसिड सॉल्युबल पूल बोलेंगे। तो दो तरीके के हमें केमिकल मिलेंगे, जो फिल्ट्रेट होगा, जो छन जाएगा, वो हो जाएगा एसिड सॉल्युबल पूल, और जो रिटेन रहेगा, रिटेन का मतलब बचा हुआ रह जाएगा, वो एसिड इनसॉल्युबल। सिंपल सी बात लग रही है, इनसॉल्युबल मतलब वो सॉल्युबल नहीं था, वो रह गया उसी। अगर सॉल्युबल हो जाता फ्लूइड के साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, तो बाहर निकल जाता। यानी यहाँ पर हमें दो फ्लूइड देखने को मिल रहे हैं, एक जो रिटेनेट है, जो बच गया है, रिटेंटेट जो बचा हुआ है वो, और एक देखिए लिक्विड जैसा ये जो फिल्ट्रेट है, जो बह गया, फिल्टर हो चुका है। एक ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है। जो रिटेनेट रह गया, जो बचा रह गया, वो हो जाएगा एसिड इनसॉल्युबल पूल, इनसॉल्युबल पूल। और जो फिल्ट्रेट हो चुका है, एसिड सॉल्युबल पूल। दो चीजें, वही चीज यहाँ पे दिया गया है ना। कितनी कॉमन सी चीज है। एक एनालिसिस करना है, जब हम टिश्यू के एनालिसिस करते हैं तो हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिल रही है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं आपको, तो देखिए मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। आपने टिश्यू लिया, देखिए फ्लोचार्ट में आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। आपने टिश्यू लिया, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का, लीवर ले लिया। लीवर क्यों लेते हैं? क्योंकि लीवर को मिक्स करना आसान होता है। ओके, बाकी टिश्यूज में मसल्स होती है तो उसको आप ग्राइंड नहीं कर सकते, बट अगर लीवर की बात करें तो लीवर आसानी से, काफी ग्रिटीनेस रखता है, आसानी से वो ग्राइंड हो जाता है। आपने टिश्यू को लिया, टिश्यू को लेकर के ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ मिक्स करना है और आपको बनाना है एक थिक स्लरी। आपने बनाई एक थिक स्लरी। पिस्टल एंड मॉर्टर में स्टार्ट डन कैसे करेंगे? अगर आपको टीचर कहता है भाई एनालिसिस कैसे करेंगे टिश्यू का, तो आपने टिश्यू याद रखना है। देन आपको ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में मिक्स करके उसको स्लरी बनानी है। एंड स्लरी बनाने के बाद जब आप उसको कॉटन क्लॉथ से फिल्टर करते हैं, कॉटन क्लॉथ लिया आपने, और उस कॉटन क्लॉथ से जब आप उसको फिल्टर करते हैं तो आपका दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एक वो कंटेंट जो फिल्ट्रेट हो गया, जो फिल्ट्रेट यानी फिल्टर हो गया, दूसरा जो रिटेनेट रह गया, जो बचा रह गया। ठीक है, जो फिल्टर हो गया आप उसे बोलेंगे एसिड। एसिड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड था, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल। एंड जो बचा रह गया हमारे कॉटन क्लॉथ में, उसे बोला एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, ये माना जाता है कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है, ये एसिड सॉल्युबल पूल में 10,000 जो एक मॉलिक्यूलर वेट है उससे कम के पार्टिकल्स आएंगे, जबकि यहाँ पर जो वेट होगा, एटॉमिक वेट है, वो इनका ज़्यादा होगा। तो अभी दिमाग में आप इतनी चीज़ रखें कि कैसे हमने एक केमिकल को थिक स्लरी बनाई, कैसे हमने उसको फिल्टर किया। अब एनालिसिस करने की बात आती है कि आखिर दो चीज़ों को अलग करके हमने क्या पाया। तो यहाँ पर दो चीज़ों को अलग करके आपने फिल्ट्रेट पाया और रिटेनेट पाया, यानी एसिड सॉल्युबल पूल पाया और एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब चलिए देखते हैं एसिड सॉल्युबल पूल में अगर चले हम, तो एसिड सॉल्युबल पूल में कंटेन्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। सॉरी, मैंने पहले 10,000 बोल दिया था, तो ये 1000 डाल्टन है। यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन होगा वो हमारा होगा एसिड सॉल्युबल पूल। उसको हमने नाम दिया बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। सेकेंड थिंग, जिसका मोर देन 1000 होगा या ग्रेटर देन होगा
वो हमारा हो जाएगा बायो माइक्रोमोलिक्यूल। देखिए दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर माइक्रो टर्म आ रहा है और यहाँ पर मैक्रो टर्म आ रहा है। दोनों में डिफरेंस ये है, माइक्रो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल के लिए होता है, मैक्रो थोड़ा उनसे बड़े के लिए है। दोनों ही माइक्रोस्कोपिक, लेकिन वहां पर भी कुछ और ही माइक्रोस्कोपिक है, तो वहां पर माइक्रो टर्म यूज करेंगे। जो थोड़ा बड़े पार्टिकल है उनके लिए मैक्रो टर्म यूज करेंगे। जो हमारा माइक्रो है, अब मैं अपनी स्टाइल में आपको लेकर चलता हूं माइक्रो और मैक्रो क्या है। शायद यहाँ पर कहानी आपके समझ में आ जाएगी अच्छे से कि ये मैक्रो माइक्रो क्या है। देखिए एसिड सॉल्युबल पूल तभी पता चले गए क्योंकि ये बहुत छोटे थे, इनका मॉलिक्यूलर जो वेट था वो बिलो था 1000 डाल्टन। सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट इनका बिलो था 1000 डाल्टन। ये छोटे होंगे और जो छोटे हैं तो सिंपल होंगे, इस सिंपल फॉर्म में पाए जाएंगे। ये एक सिंपल फॉर्म हो, या इसी को हम दूसरा नाम दे देंगे मोनोमर। इसी को हम बोलेंगे मोनोमर। केमिस्ट्री में वो टर्म मोनोमर और पॉलीमर आते हैं। मोनोमर का मतलब है, अगर आप एक वॉल की बात करते हैं तो वॉल बनी है ब्रिक्स से, तो एक ही जैसे ब्रिक्स पूरे वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो जो सिंगल ब्रिक है वो सिंगल ब्रिक मोनोमर है, और कई सारी जब ब्रिक्स लग गई तो हमारा बन गया वॉल, वॉल पोलोमर है, पॉलीमर है सॉरी। तो यहां पर जो ब्रिक है हमारी, वो ब्रिक मोनोमर को शो करती है, ये मोनोमर है ब्रिक हमारी। जबकि इस ब्रिक से जो वॉल बन गई है, ये वॉल पॉलीमर हो गई। सेम ऐसे जो एसिड सॉल्युबल पूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है। 1000 डाल्टन से कम होने के कारण ये सॉल्युबल हो जाता है और फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है। यहीं से दिमाग लगाना है कि अगर कोई चीज किसी सॉल्यूशन के साथ मिल करके फिल्टर होकर बाहर चली गई और कोई अगर बच गया, तो सिंपल सी बात है यार, जो फिल्टर होकर चला गया वो सिंपल फॉर्म था, वो मोनोमर था, इसीलिए वो सॉल्युबल था और सॉल्युबल डिसॉल्व होकर बाहर चला गया। जो बचे रह गए वो बड़े मॉलिक्यूल्स थे, इसलिए ये एक तरीके के रहे होंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ये मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और ये होते हैं पॉलीमर। ये दोनों में एक डिफरेंस निकल के आया। एसिड सॉल्युबल पूल सिंपल फॉर्म में होंगे, मोनोमर होंगे, जबकि एसिड इनसॉल्युबल पूल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे और पॉलीमर होंगे। एसिड सॉल्युबल सिंपल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ जो याद कर लीजिएगा, काम आएगा आपके जीवन भर। सिंपल फॉर्म में अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, या आप सुगर्स भी कह देते हैं, सिंपल सुगर्स, फैटी एसिड, सॉरी फैटी एसिड नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका न्यूक्लियोटाइड। फैटी एसिड भी एक तरीके का सिंपल होता है, क्योंकि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के मिलने से, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है हमारा फैट। लेकिन अब इसका मैं बताता हूँ फंडा क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ये हमारे तरीके से एग्जांपल है सिंपल फॉर्म के या एसिड सॉल्युबल पूल के। क्लियर? अब चलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल यानी हमारे पॉलीमर के पास। तो देखेंगे अमीनो एसिड जुड़ करके बनाते हैं प्रोटीन्स को। अमीनो एसिड एक साथ अटैच होते हैं और मिल करके बनाते हैं प्रोटीन को। क्लियर? ग्लूकोज या शुगर मिलके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट को या पॉलीसैकेराइड्स को। कार्बोहाइड्रेट या हमसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड एंड न्यूक्लियोटाइड ये बनाते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड
साथ ही साथ हमारा यहाँ पर लिपिड भी आ जाता है। लिपिड का क्यों हो जाता है? इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है लेकिन लिपिड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। जैसे पानी में तेल डिसॉल्व नहीं होता है तो जब फिल्ट्रेट किया जाता है तो ये भी फिल्टर इनके साथ चला आता है, रेटिनेट में आ जाता है, फिल्टर ही नहीं हो पाता क्योंकि वाटर साथ डिसॉल्व नहीं होता, और जब डिसॉल्व नहीं है तो इनके साथ जाएगा नहीं। इसलिए लिपिड का याद रखिए, यहाँ पर एक नीट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। क्या बने क्वेश्चन यहाँ पर और एग्जाम के लिए भी, कि जो हमारा लिपिड है इसका मॉलिक्यूलर वेट बिलो 1000 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बिलो 1000 डाल्टन होता है। बिलो 1000 डाल्टन होने के बावजूद लिपिड को रखा गया है एसिड इनसॉल्युबल पूल में। एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखने का कारण यह है जो मैंने बताया, बिकॉज लिपिड डिसॉल्व नहीं हो पाता वाटर में या किसी भी जो सॉल्यूशन था, इसलिए ये रेटिनेट रहता है और फिल्टर नहीं हो पाया तो सिंपल सी बात है इसको किसमें रख दिया गया? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बिलो 1000 डाल्टन होता है। तो इस तरीके से आपके पास ये एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया जो आपको लर्न करने में बड़ा आसान रहेगा। टिश्यू लीवर लिया, ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड के साथ थिक स्लरी बनाई, कॉटन क्लॉथ या चीज क्लॉथ से हमने इसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद कुछ चीजें फिल्टर नहीं हो पाई, क्लॉथ में रही एज लाइक पनीर, एंड कुछ चीजें फिल्टर कर गई। जो फिल्टर हो गई उसको हमने एसिड सॉल्युबल पूल बोला। सिंपल फॉर्म होते हैं, ये मोनोमर्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बिलो 1000 डाल्टन होता है। एग्जाम्पल है तो अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, न्यूक्लियोटाइड्स है, शुगर है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जबकि एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमारा प्रोटीन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा और लिपिड आ जाएगा। लिपिड पे क्वेश्चन आपको एक क्रॉस क्वेश्चन याद रखना है। लिपिड एक मोनोमर है, आई मीन एक एसिड सॉल्युबल पूल है, फिर भी वो फिल्टर नहीं हो पाता है, इसलिए वो रेटिनेट हो जाता है। ये मेरे स्टाइल में मैंने आपको चीज समझाई, अब सारी चीज आपको अच्छे समझ में आई। चलिए आते हैं, वही सारी चीज यहाँ पर आपको बताई गई। ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड फिल्ट्रेट था, रेटिनेट था, एंड देन अब हम पहुंचते हैं कि भाई क्या होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक की तो एनालिसिस हमने कर ली कि ऑर्गेनिक में एसिड सॉल्युबल पूल था, एसिड इनसॉल्युबल पूल था। अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे एनालिसिस करें। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना है? वेट करना है, वेइंग करना है अ लिविंग टिश्यू वेट एंड इट्स ड्राई वेट टू एवापोरेट वाटर। इसको कुछ ऐसे समझें, आपकी इच्छा थी कि आपके गार्डन में प्लांट है, वुडी प्लांट है, उस वुडी प्लांट के जो स्टेम है उस स्टेम का आपने मॉइस्चर कंटेंट, जब वो नॉर्मल था, नॉर्मल कंडीशन आपने तोड़ा ये काटा, उसके बाद उसका वेट किया। पूरा पेड़ मत काटने लग जाना, केवल एक ब्रांच कट करनी है। आपने उसको ब्रांच को कट किया और कट करके उसका वेट ले लिया, ठीक है। सपोज उसका वेट 10 kg निकला, उसका वेट 10 kg निकला। अब आपने क्या करना है? उसके ड्राई वेट को निकालना है। ड्राई वेट को क्या, ड्राई वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने उसको सनलाइट में रखिए या आपके पास अगर फर्मेंटर है तो थोड़ा उसको ड्राई करिए, हीट दीजिए, जिससे उससे सारा वाटर निकल जाए। जब किसी भी ऑर्गन से, टिश्यू से वाटर निकल जाता है और तब जब उसका वेट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राई वेट। आपने 10 kg का था, अभी नॉर्मल कंडीशन पे जब कट किया आपने, और जब आप उसका ड्राई वेट निकालेंगे तो 10 kg का बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 kg अप्रोक्सीमेटली। ओके, कितना बचेगा? 2 kg। अभी जब 2 kg बचा तो 8 किलो तो कम हो गया, क्लियर, कोई बात नहीं। अब आप इस 2 kg को लेके जाएंगे, ज्यादा भी हो सकता है। 2 kg को क्या करना है? इसको फुल्ली बर्न करना है टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंटेंट को या किसी भी टिश्यू को या ऑर्गन को या बॉडी को जलाया जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ धुआं, वो सारा ऑर्गेनिक कंटेंट निकल जाता है और उसके बाद जो बचती है राख, उसे आप कहते हैं एस। और वही जो एस होती है उस एस में पाया जाता है इनऑर्गेनिक कंटेंट। तो किसी की भी डेड बॉडी को जलते हुए आपने देखा होगा, अभी जब बॉडी जल रही थी उसका जो वेट रहा होगा वो उसका वेट था। लेकिन अगर उसको सुखा करके लकड़ी की तरह बना करके तब जलाया जाता तो उसका ड्राई वेट होता।
और ड्राई वेट को आपको फुल्ली बंद कर देना है। अभी जब फुल्ली जला देंगे उसको तो क्या होगा, धुएं के साथ सारा उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल जाएगा, जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड था सब चला गया, सारा जो भी आपने एनालिसिस किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड को वो सारा उड़ जाएगा। अब जो बचेगा जमीन पे उसे राख कहते हैं। उस राख के अंदर पाया जाएगा हमारा इनऑर्गेनिक कंटेंट। तो इस तरीके से जो हमारा एस आया, उस एस में हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फेट है, NaCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको वहां पर इनऑर्गेनिक मिलेंगी। फिर उसमें एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा इनऑर्गेनिक कंटेंट कम है, कौन सा इनऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्लांट के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करते हैं। फिर इसी से हम निकालते हैं क्या कि भाई जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर भी देखिए आएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी इनऑर्गेनिक कंटेंट के भी हम यहाँ पर 2 पार्ट कर डालेंगे, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड अनदर मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट लेस अमाउंट में प्लांट को जरूरत पड़ती है, लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ये भी एक चैप्टर है, इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो एनालिसिस किया वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे एनालिसिस किया। कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड करना है, तो किसी का ड्राई वेट लेना है, ड्राई वेट करने के बाद उसको पूरी तरीके से जला देना है। जलाने के बाद जो कंपोनेंट बचेगा वो आपका ऐश होगा। उस ऐश को आपको क्या करना है, उसमें जो भी बचेगा ऐश वो सारा का सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और इसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को नदियों खेतों में फेंक दिया जाता है। फिर से प्लांट इसे एब्जॉर्ब करते हैं और फिर से एक नई जिंदगी का फॉर्मेशन होता है। चलिए, हमने 2 लोगों का तो एनालिसिस कर लिया, ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक। यानी जो आज लेक्चर को देख रहे हैं वो इस चैप्टर की थीम को समझ चुके हैं कि हमने सबसे पहले केमिकल एनालिसिस कर लिया है, बॉडी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जान चुके हैं। ऑर्गेनिक में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वाला फंडा यूज करके एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल बनाना है। इधर 1000 से कम, इधर 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा में प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, फैट आ गया, न्यूक्लिक एसिड आ गया। तो अब हम प्रोटीन को पढ़ाएंगे, फैट को पढ़ाएंगे, ऐसे एक एक केमिकल पर हम बात करेंगे। इधर चले आएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 1000 से कम यहाँ पर अमीनो एसिड्स थे, सिंपल शुगर्स थी, ग्लूकोज था। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स की और कंपैरिजन करते हैं कि ये एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में कितना और ह्यूमन बॉडी में कितने। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन जिस जगह आएगा मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन कहाँ पर थे। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन। एक अच्छा खासा इंसान जहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट का भंडार है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो सब बारे में हम बात करेंगे। तो हाइड्रोजन की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन 1.14% मिलेगा, जबकि ह्यूमन बॉडी में 0.5% है, कम है कंसंट्रेशन। कार्बन 0.03% है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में कार्बन कंटेंट बहुत भयंकर तरीके से है, 18.5% है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई है और जहां ऑर्गेनिक है वहां कार्बन है, इसीलिए इसकी कंसंट्रेशन ठीक ठाक अमाउंट में आपकी बॉडी में मौजूद होती है। सेकेंड थिंग, ऑक्सीजन अगर अर्थ क्रस्ट पे 46.6% है तो ह्यूमन बॉडी में 65% है, भाई होनी भी चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक तो ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है हमारी बॉडी में, दूसरी बात ये कि चाहे जो भी कंपोनेंट है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ भी हो, सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाएगा। तो इसलिए हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, तो वो है हमारा ऑक्सीजन। ओके, नाइट्रोजन तो वेरी लिटिल एटमॉस्फेयर, लेकिन अर्थ क्रस्ट में बेटे सच चीजें एटमॉस्फेयर में है और हमारी बॉडी में ठीक ठाक अमाउंट में, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन बहुत पाई जाती है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। सल्फर इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप मैच कर लें तो 0.03 सल्फर यहाँ पर 0.3% है, सोडियम 2.8 0.2%, कैल्शियम 3.6 इधर 1.5%, मैग्नीशियम 2.1 इधर 0.1 है, सिलिकॉन
नेग्लिजिबल है। रीजन क्या है, सिलिकॉन अगर हमारी बॉडी में पाया जाएगा तो पॉइजन का फॉर्म करेगा, इसलिए वो हमारी बॉडी में नहीं पाया जा रहा है। बहुत ही कम अमाउंट में, यानी आप काउंट ही नहीं कर सकते कितने कम अमाउंट में पाया जा रहा है। तो ये एक तरीके से जहां पर दो एलिमेंट आपने याद रखने, सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो सबसे कम में तो नेग्लिजिबल है हमारे सिलिकॉन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का एलिमेंट हमारी बॉडी में, हमारे परसेंटेज की बॉडी के हिसाब से पाया जाता है। तो गाइस, आज हमने जो भी ये बात चर्चा करी बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, तो हमने बायोमॉलिक्यूल्स के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जाना। अब जब नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर मेरा हर एक एसिड इनसॉल्युबल पूल पे चलेगा, जहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड इन सब के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा उन लेक्चर्स को। बायोमॉलिक्यूल एक डिफिकल्ट चैप्टर है आपके 11th का, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो हमारी मुलाकात फिर से होगी इस आरटी एकेडमी पे। एंड लास्ट में वही थिंग कि भाई जो भी दोस्त यार हैं उनसे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करते चलें। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।